हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इतिहास के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो जहां पर लिख के पूछा जाता है तो वहां पर भी ये हिस्ट्री क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। या फिर यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे कि पीजीटी हिस्ट्री या फिर टीजीटी एसएसटी, तो वहां पर भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931। क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए में है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी है सुखदेव, ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजगुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा नहीं दी गई थी, बल्कि इनको काला पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। और सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई थी। और कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये ऑप्शन एक है राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्लाह, ऑप्शन बी है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, ऑप्शन नंबर सी है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर डी है सूर्य सेन और उधम सिंह, ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। और ये काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। और इस कांड में कुल 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे, और एक थे राजेंद्र लाहिड़ी और दूसरे थे रोशन लाल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था? तो ऑप्शन एक है खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर डी है वीडी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर सी है प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह ने। तो क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। और कब किया था? यह किया था 1904 में। चलिए डिटेल आंसर देखते हैं। अभिनव भारत स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। स्थान था नासिक, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। तो मित्र मेला जो थी वो बाद में किस में परिवर्तित हो गई? अभिनव भारत में। किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आंसर हो जाएगा हिंदू पेट्रियाट। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन एक है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना,
ऑप्शन बी है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के जो मध्य था वो संबंधों को सुधारना 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? ऑप्शन एक है 1948, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी है 1950, ऑप्शन नंबर डी है 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947 यानी कि आजादी के समय में। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। यानी कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद इन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतें 1947 में भारतीय संघ में शामिल हो चुकी थी। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने रियासतों को संविधानता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदा समस्या खड़ी कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि वे भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाएं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। तो भारतीय रियासतों को विलय करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो याद रखना इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की गई थी और इसमें क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है सर आगा खान, ऑप्शन नंबर सी है M.A. जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी है चौधरी रहमत अली खां, ऑप्शन नंबर डी है चौधरी रहमत अली व उसके मित्रों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली व उसके मित्रों ने। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र, जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर, में प्रस्तुत किया था। तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 1943। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 22-24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, यानी कि 1940 को मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पाकिस्तान दिवस? आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1943 को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ऑप्शन एक है फरवरी 5, 1922, ऑप्शन बी है फरवरी 4, 1922, ऑप्शन सी है फरवरी 2, 1922, ऑप्शन नंबर डी है फरवरी 6, 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फरवरी 4, 1922, यानी कि 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे कि 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था? ऑप्शन ए है काकोरी कांड, ऑप्शन बी है चौरी चौरा कांड,
ऑप्शन नंबर सी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर डी है मुजफ्फर कांड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1912 में। घोषणा की कब की गई थी? तो 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, तो कब हुई थी सूरत की फूट? आंसर हो जाएगा 1907 में। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सूरत अधिवेशन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। सूरत के विभाजन में गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था, जहां पर कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी है रामाबाई। ऑप्शन नंबर डी है भीकाजी रुस्तम कामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन ए है वीडी सावरकर। ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी है मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर डी है लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए है मद्रास में। ऑप्शन बी है बंबई में। ऑप्शन नंबर सी है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता में। कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1781 में। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी है विलिकिंस। ऑप्शन नंबर सी है मैक्स म्यूलर। ऑप्शन नंबर डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर विलियम जोन्स। 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने शाकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो सर विलियम जोन्स ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन एक है विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स विलिकिंस। ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर डी है जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स विलिकिंस। चार्ल्स विलिकिंस पहला ऐसा अंग्रेज था जिसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो ऑप्शन एक है बालिकाओं की शिक्षा पर। ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा को। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी शिक्षा को।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेज में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, ऑप्शन बी है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी है मयो कॉलेज, ऑप्शन नंबर डी है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जिसकी स्थापना इनमें से सबसे पहले की गई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन ए है जस्टिस रनाड़े, ऑप्शन नंबर बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी है बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रंगनी के लेखक कल्हण के समय शासक था? ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है जयचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जय सिंह। कल्हण के समय में जय सिंह कश्मीर के शासक थे और इन्हीं के समय में कल्हण ने रजत रंगनी को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी है स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी है बुधगुप्त के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में हूणों की पराजय हुई थी स्कंदगुप्त के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ लेख है उससे हमें अशोक के साथ साथ समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त इस आक्रमण में बुरी तरह से हूणों को पराजित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए है भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी है मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक वह भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ऑप्शन ए है खारवेल, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल कलिंग का चेदी वंशीय शासक था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम
सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयनगर पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोदरानंद किसकी रचना है? ऑप्शन 1 है अशोक घोष, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है भवभूति, ऑप्शन नंबर डी है भास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक घोष। अशोक घोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, जो कि एक है बुद्धचरित, 2 है सोदरानंद और तीसरी है सारीपुत्र प्रकरण। तो अशोक घोष की 3 ये रचनाएं हैं और अशोक घोष कनिष्क के राजकवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो कौन थे इन तीनों नाटकों के लेखक? ऑप्शन 1 है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर सी है वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को इन तीनों नाटकों का रचयिता माना जाता है और ये तीनों ही नाटक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? ऑप्शन 1 है धोई, ऑप्शन बी है गोवर्धनाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है जयदेव, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता थे, आंसर हो जाएगा जयदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी। तो ऑप्शन 1 है कालिदास द्वारा, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है रैदास द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो ऑप्शन 1 है कल्हण, ऑप्शन बी है बिल्हण, ऑप्शन नंबर सी है जयानक, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रबदाई। तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्रबदाई। चंद्रबदाई द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था। तो कौन था महानतम प्रतिहार राजा? ऑप्शन 1 है धर्मपाल, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है महीर भोज, ऑप्शन नंबर डी है महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महीर भोज। प्रतिहार वंश का महान राजा था। हर्षवर्धन किस वंश का था? तो ये था पुष्यभूति वंश का महान शासक। धर्मपाल पाल वंश का शासक था और महेंद्रपाल प्रतिहार वंश का शासक था। तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था महीर भोज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए है अमोघवर्ष, ऑप्शन नंबर बी है कुमारपाल, ऑप्शन नंबर सी है जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन नंबर डी है विद्याधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुमारपाल, जो कि सोलंकी वंश से संबंध रखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। और कुमारपाल किस वंश का शासक था? तो आंसर हो जाएगा सोलंकी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवंश चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन 1 है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी है देवपाल, ऑप्शन नंबर सी है विजय सेन, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सैन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था और इनके द्वारा नए संवंत लक्ष्मण संवंत का प्रारंभ किया गया। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 सैन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवंत लक्ष्मण संवंत का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा का लेखक कौन था?
ऑप्शन एक है उत्बी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी है अलबेरूनी, ऑप्शन नंबर डी है बरनी। तो शाहनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर फिरदौसी। और जो फिरदौसी हैं वो महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो कौन था पुराणों का अध्ययन करने वाला? ऑप्शन एक है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर सी है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी है दारा सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। अलबरूनी ने भी अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का ग्रंथ है तोलकापियम। ऑप्शन एक है तमिल कविता का, ऑप्शन बी है तमिल व्याकरण का, ऑप्शन नंबर सी है तमिल वास्तुशास्त्र का, ऑप्शन नंबर डी है तमिल राजशास्त्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल व्याकरण का। तोलकापियम के प्रणयकर्ता तोलकापियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तो तोलकापियम एक तमिल ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा जार होता था। तो क्या होता था एम्फोरा जार? एक ऑप्शन एक है छिद्रयुक्त जार, ऑप्शन बी है लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, ऑप्शन नंबर सी है चित्रित धूसर जार, ऑप्शन नंबर डी है काला और लाल मिट्टी का जार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। तो ये एक जार होता था जिसमें कि शराब या तेल रखने के काम में लाया जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया है। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कि कांसे की मूर्तियों का निर्माण इस काल में हुआ है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी कि शिव की हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन एक है चोल कला का, ऑप्शन बी है गंधार कला का, ऑप्शन सी है गुप्त कला का, ऑप्शन नंबर डी है मौर्य कला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल कला का। नटराज की जो कांस्य मूर्तियां हैं वो चोल कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो नटराज की मूर्तियां चोल कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एरीपति वह भूमि, एरीपति तो एरीपति क्या होता था? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। एरीपति उस भूमि को कहा जाता था जिससे मिलने वाला जो टैक्स होता था वो ग्राम के जलाशयों के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ऑप्शन बी है तनियूर। तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घटिका किसको कहते थे? तो प्राय मंदिरों के साथ जो संबंध विद्यालय थे उनको कहा जाता था। चलिए इसका डिटेल आंसर देखते हैं। एरीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं से 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। तो जो घटिका थे वो मंदिरों के साथ लगते हुए क्या थे? विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग ग्राम संघ यानी कि ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबेरूनी भारत आया था। ऑप्शन एक है 9वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन बी है 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। और किसके साथ आए थे? तो ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था?
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल-बेरूनी। अल-बेरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गौरी की जीत। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार हुई थी। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था लाख बख्श के नाम से? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता और अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए है मस्जिद है, ऑप्शन बी है मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी है संत की झोपड़ी है, ऑप्शन नंबर डी है मीनार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्जिद है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहाँ बनवाई थी? तो ये बनवाई थी अजमेर में। और दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो उसका नाम हो जाएगा कुत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत में बनी पहली मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था। ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसको पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन काल में कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? तो ऑप्शन एक है 3 बार, ऑप्शन बी में है 1 बार, ऑप्शन सी है 2 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन काल में कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को इस संसद के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने कहाँ की थी? तो कहाँ की थी होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण जी वर्मा ने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1959 में सोम प्रकाश एक ऐसा समाचार पत्र था जिस पर वर्नाकुलर एक्ट लागू किया गया। इस समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो कौन थे सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी? तो किस शहर में की गई थी भारत के? आंसर हो जाएगा अड्यार, जो कि कहाँ पर है? ये चेन्नई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चलिए इसका डिटेल आंसर देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में 1886 में भारत में अड्यार में हुई। इसके संस्थापक HP ब्लाउटास्की और कर्नल अलकाट थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी विवियन डेरोजियो ने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है यंग इंडिया, ऑप्शन बी में है यंग बंगाल आंदोलन, ऑप्शन सी है बाइबल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी है इंडो ब्रिटिश लीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी भारतीयों के हित की रक्षा के लिए, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी है रशीद अहमद मंगोही, ऑप्शन सी है सर सैयद अहमद खां और ऑप्शन डी है खुदा बख्श खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां, जिसने की अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रथा जिसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को अग्रिम राशि दिया करते थे कहलाती थी? तो ऑप्शन ए है ददनी प्रथा, ऑप्शन बी है श्रमिक दास प्रथा, ऑप्शन सी है कम्युनिटी प्रथा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ददनी प्रथा। ऐसी प्रथा को क्या कहते थे? आंसर हो जाएगा ददनी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली हड़ताल 1977 ईस्वी में एक सूती मिल में हुई थी, यह मिल कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है सोलापुर, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। नागपुर में हुई थी सूती मिल में पहली हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1872 में किस वायसराय की अफगान युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मयो। लॉर्ड मयो की अफगान युवक द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुचर्चित इल्बर्ट बिल किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलिंगन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल को प्रस्तुत किया गया था। इल्बर्ट बिल में फौजदारी दंड व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमों में फैसला करने का अधिकार दिया गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता था, इसमें कितने अंग हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन साहित्य, जिसमें कि कितने अंग हैं? आंसर हो जाएगा 12 अंग हैं और जिसको आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिंडार और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की वार्ता है? ऑप्शन ए है दीपवंश, ऑप्शन बी है महावंश, ऑप्शन सी है मिलिंदपनो, ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा राक्षस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंदपनो। मिलिंदपनो में यूनानी नरेश मिंडार और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की जो वार्ता है उसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर डी है एडवर्ड मेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में विदत किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन ए है आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ लोगों की संस्था, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय राजनीतिक संस्था, ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक अनुष्ठान की संस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के बीच की भूमि पर अधिकार करके उस क्षेत्र का क्या नाम रखा? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है ब्रह्मऋषि देश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य देश, ऑप्शन नंबर डी है आर्यावर्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोबर की खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए है उर्वरा, ऑप्शन बी है करिश, ऑप्शन नंबर सी है सीता, ऑप्शन नंबर डी है ब्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करिश। गोबर की खाद के लिए जो प्रयोग होता था वो क्या होता था? करिश। तो आर्य जो है गोबर की खाद को क्या कहते थे? तो आंसर हो जाएगा क्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस धातु के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है कांसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। सोने के लिए जो हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क का प्रयोग किस अर्थ में होता था? ऑप्शन ए है सोने का आभूषण, ऑप्शन नंबर बी है चांदी का आभूषण, ऑप्शन नंबर सी है बर्तन, ऑप्शन नंबर डी है धातु के हथियार।
तो निस्क किसके लिए प्रयोग होता था? आंसर हो जाएगा सोने का आभूषण। और बाद में जो है निस्क जो है सिक्के के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूषण किस देवता के रूप में पूज्य था? ऑप्शन 1 है वनस्पति के रूप में, ऑप्शन बी है पशु के देवता, ऑप्शन नंबर सी है आंधी तूफान के देवता, ऑप्शन नंबर डी है वर्षा के देवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुओं के देवता। पूषण जो थे वो पशु के देवता कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए बलबन का कौन सा योग्य पुत्र मारा गया? ऑप्शन 1 है मोहम्मद खान, ऑप्शन बी है बुगरा खान, ऑप्शन नंबर सी है के खुसरो, ऑप्शन नंबर डी है केकूबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केकूबाद। केकूबाद बलबन का पुत्र था जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को अंतर विरोधों का मिश्रण कहा गया है? ऑप्शन 1 है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारी ऐसी नीतियां चलाई जो सभी की सभी असफल हुई और उसी के कारण इसको क्या कहा जाता है? अंतर विरोधों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के अकबर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है जैन उल आबदीन, ऑप्शन नंबर बी है सिकंदर बुतारी सिकन, ऑप्शन नंबर सी है शाह हमदानी, ऑप्शन नंबर डी है शाह शमसुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन उल आबदीन, जिसको कि कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1365 में। स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन कार्य किया करते थे। उन्होंने दक्षिण के प्रसिद्ध संत विद्यारण से आशीर्वाद प्राप्त कर विद्रोह किया और स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन 1 है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है बाहर खां लोहाली, ऑप्शन नंबर डी है हसन खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर खां लोहाली, जो कि उनके संरक्षक थे। शेर शाह एक साहसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके विषय में कहा जाता है कि उसने एक शेर को तलवार के एक ही बार से मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से उसके संरक्षक बहाल खां लोहाली ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शिवाजी को एक व्रत की तरह बांध देंगे, औरंगजेब को किसने आश्वासन दिया था? ऑप्शन 1 है जय सिंह, ऑप्शन बी है अफजल खां, ऑप्शन नंबर सी है शाइस्ता खां, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को अलाउद्दीन और तैमूर लंग का हिंदू संस्करण किसने कहा था? तो ऑप्शन 1 है खफी खां, ऑप्शन बी है मुकरब खां, ऑप्शन नंबर सी है सिमत, ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खफी खां। खफी खां ने शिवाजी को अलाउद्दीन और तैमूर लंग का हिंदू संस्करण कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 है दयाराम गिडमल, ऑप्शन नंबर बी है डी.के. कर्वे, ऑप्शन नंबर सी है रामाबाई, ऑप्शन नंबर डी है महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से ही 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। तो डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से ही बंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हिस्ट्री एमसीक्यू की इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और मुझे इस पथ पर मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी स्टडी ग्रुप में शेयर करना। मैं मिलती हूँ जल्द ही ऐसी ही और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।